तो नमस्कार दोस्तों, फिर मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। अब देखेंगे हम आज पोलराइजेशन तक मैंने पढ़ लिया था और हम लोग स्टडी कर लिए थे पोलराइजेशन तक। फिर आगे हम लोग बात करेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइज ऑब्जेक्ट। इसी में आपको एक कंसेप्ट निकल के आएगा बाउंड चार्ज की, जिस पे बहुत ही क्वेश्चन बना हुआ, कई सारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उस क्वेश्चन को आज हम लोग हिट एंड ट्रायल करेंगे। तो यहाँ पे आज देखेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं यहाँ पे बात करूँगा किस चीज़ का, मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करूँगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइज ऑब्जेक्ट। इस पोलराइज ऑब्जेक्ट की, किसी पोलराइज ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, उस पोलराइज ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना ले रहे हैं इस तरह से। दिस इज़ आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो दिस इज़ वाई एंड वाई एक्सिस, और दिस इज़ आपका, मैं बना ले रहा हूँ यहाँ पे जेड एक्सिस है, और ये आपका बन जाता है ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लिया, ये हमारा एक पोलराइज्ड मटेरियल है। वो किसी भी शेप का हो सकता है, ये कोई मैटर नहीं रखता है, किसी भी शेप का ले लीजिए, ठीक है ना। ये कोई हमारा पोलराइज्ड मटेरियल है, और इस पोलराइज्ड मटेरियल का थोड़ी देर के लिए मैं मान ले रहा हूँ कि ये यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, इसका मान लीजिए कई सारे डाइपोल मोमेंट क्रिएट होंगे, क्योंकि जब पोलराइज्ड होगा तो उसमें नंबर ऑफ लिटिल डाइपोल मोमेंट्स तो मिलते हैं। तो मान लीजिए एक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे ये पी है, ठीक है ना। इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट तो जीरो नहीं होगा, ठीक है ना, ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे है मान लीजिए एक डाइपोल, ठीक है। तो यहाँ से इसके जो आपके ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं किससे, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आर डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और हमें जो होता है किसी पॉइंट पी पर, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट पी सिचुएटेड है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर हमें इस डाइपोल मोमेंट की वजह से यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इसको मान लेते हैं, इनके बीच का जो पोजीशन वेक्टर है, इसको मैं कर्ली आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको कर्ली आर बोलते हैं, और ये स्मॉल आर बोला जाता है। और यहाँ पे ये इसकी जो डिस्टेंस है, अगर मैं पॉइंट पी की बात करूँ इस ओरिजिन जीरो से, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस वाले आर से। देखिएगा ध्यान से, ये रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से वेक्टर का कई सारा जब कंसेप्ट घुसता है ना, तो यहीं पे परेशान करता है। तो इस वजह से मैंने इसको पहले से ही डिज़ाइन कर दिया। देखिए ध्यान से, यानी कि ये जो पी जो चेंज होगा वो इस कोऑर्डिनेट के, इस पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बिकॉज कि दिस पॉइंट इज डिपेंड ऑन दिस पोजीशन वेक्टर, क्योंकि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर डैश। तो ये आर डैश के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जहाँ पे हमें इसको डिफाइन करना होगा। यानी कि इस स्मॉल डाइपोल मोमेंट पी को जब भी डिफाइन करना होगा, हम इस कोऑर्डिनेट को लेके चलेंगे, इस पोजीशन वेक्टर को लेके चलेंगे। और जब भी हम इस पॉइंट पे बात करेंगे तो हम इसको लेकर के चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। और इन दोनों के पॉइंट के बीच की बात करेंगे तो पोजीशन वेक्टर हम कर्ली आर को लेके चलेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, फिर बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस पूरे डेरिवेशन में। तो डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा इत्मीनान के साथ हम लोग देखेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं बोल भी देता हूँ कि लेट अस कंसीडर, आप एक मान लीजिएगा क्या कि लेट अस कंसीडर बी हैव ए पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट। जैसा कि जानते हैं पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट है, हैविंग द पोलराइजेशन वेक्टर पी। इसका पोलराइजेशन कितना है, पी है। और पोलराइजेशन होता क्या है, तो डाइपोल मोमेंट, मैंने अगले वीडियो में ही बता दिया है कि पोलराइजेशन होता क्या है। ये होता है डाइपोल मोमेंट, होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम होता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ये होता रहता है, ठीक है ना। ये चीज़ हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, देन बी हैव टू फाइंड, और हमें फाइंड करना है क्या, बी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा एट द पॉइंट पी एज शोन इन द फिगर, जैसा कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है।
तो अभी हमने जो बोला वो चीज़ आप लिखिएगा एक बार, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और वीडियो को प्ले करके सुन लीजिएगा। बिल्कुल कुछ है नहीं, मैंने बस कुछ कहा कि लेट अस कंसीडर बी हैव ए पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट हैविंग द पोलराइजेशन पी, पी को क्या कह रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। देन वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट पी, ठीक ना, एज शोन इन द फिगर। तो हम क्या करेंगे, लेट बी अज्यूम आवर पोलराइज्ड मटेरियल जो है, आवर पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट ही कहना है इसको, आवर पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ लिटिल इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल मोमेंट, डाइपोल having डाइपोल मोमेंट स्मॉल p। अभी तक मैंने इतना लिख दिया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो ज़्यादा कठिन हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम पोटेंशियल निकालेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे हम फाइंड आउट कर लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे हम निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम जानते हैं क्या, कि देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का dV/dt होता है, dV/dx होता है, ये होता है ना, ऐसे होता है। यहाँ पे ये रिलेशन हम लोग जानते हैं। तो जैसे ही अगर मुझे भी निकल गया, भी निकलने के बाद हम अगर इसको निकालना चाहेंगे तो आराम से हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके या जो भी करना रहेगा हमको करके हम इसको निकालेंगे। तो हम ई ना निकाल के हम सबसे पहले इस भी को निकालते हैं, यानी कि पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद हम अपना कर लेंगे। अब चलिए एक बार और लेट कर लेते हैं हम, क्या थोड़ा सा एक चीज़ और लेट करना पड़ेगा। लेट क्या कि बी एज्यूम, हम क्या करते हैं, लेट बी एज्यूम ए वॉल्यूम एलिमेंट, क्या है, एक वॉल्यूम एलिमेंट। देखिए वैसे तो किताब में जो ग्राफिक्स की बुक है उसमें दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक स्मॉल वॉल्यूम है, थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लीजिए, क्या है, एक स्मॉल वॉल्यूम यहाँ पे है, ठीक ना, यहाँ पे एक स्मॉल वॉल्यूम है, एक स्मॉल वॉल्यूम आप कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कंसीडर किया, लेट बी एज्यूम ए वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ, क्या ये डी टाउ है, डैश रखेंगे, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है वो बदलेगा इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे डैश चल रहा है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, डैश लगा लेंगे। एंड ये ध्यान रखिएगा, डैश का कंसेप्ट याद रखिएगा, कहाँ हमें डैश को प्राइम भी बोलते हैं, तो कहाँ हमें प्राइम लगाना है, यानी कि आर प्राइम लिखना है, कहाँ इस आर केवल लिखना है, और कहाँ करली आर लिखना है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वेक्टर है, अगर इसमें दिक्कत होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट ऑफ, और ये हो जाएगा डी इज़ क्या है, स्मॉल पी है, ठीक है ना, जैसे कि स्मॉल पी मैंने माना ही हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब हम आगे डेरिवेशन इसका शुरू करते हैं। तो नाउ पोटेंशियल का फार्मूला हम लोग जानते हैं, इंटर में भी आप पढ़े होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ देख लेंगे, द पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल पी एट पॉइंट पी के लिए अगर बात करें तो इसको मैं स्मॉल थोड़ी देर के लिए मान लो, चूँकि स्मॉल वॉल्यूम है तो पोटेंशियल भी स्मॉल होगी, इसलिए मैंने स्मॉल लिखा हुआ है, 1/4πε0। और ये होता है, ये क्या होता है, स्मॉल वेक्टर पी, और ये हो जाएगा करली, ये हो जाएगा आर कैप, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इतना हम लोग जानते हैं। अब देखिए, चूँकि हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं क्या, कि वेक्टर पी, यानी कि कैपिटल पी मैंने यहाँ लिया है, कैपिटल पी और स्मॉल पी में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्मॉल पी इस वॉल्यूम का डाइपोल मोमेंट है, और कैपिटल पी जो होता है इस ओवरऑल पोलराइज मटेरियल के पर यूनिट जो चार्ज है उसका पोलराइजेशन कह सकते हैं आप, यानी कि डाइपोल मोमेंट जो होता है पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये पी मैं लिख दे रहा हूँ क्या, कि डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए, यूनिट वॉल्यूम कहने का मतलब क्या है, यानी कि एक वॉल्यूम में इतने डाइपोल हैं, इतने डाइपोल मोमेंट है।
तो इस मैंने अगर एक वॉल्यूम में इतने डाइपोल मोमेंट है, जैसे कि मान एक वॉल्यूम में, तो इतने वॉल्यूम मैंने लिया है, तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे, इतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि एक थोड़ी देर के लिए 1 रुपये में आपको 4 टॉफ़ी मिल रहा है, सॉरी कितना हो रहा है, 1 रुपये में आपको 4 टॉफ़ी मिल जा रहा है। तो अगर मुझे 4 रुपये में कितने टॉफ़ी मिलेंगे, तो 4 से मल्टीपल कराना पड़ेगा, तभी तो 4 चौका 16 हो जाएगा। तो फिर उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अगर एक यूनिट में मतलब एक वॉल्यूम में इतने, तो इतने वॉल्यूम में कितने, इतने से मल्टीपल हो जाएगा। तो अगर स्मॉल p निकालना है, स्मॉल p किसका डाइपोल मोमेंट है, इतने वॉल्यूम का है, तो स्मॉल p निकालना है तो क्या करेंगे, एक वॉल्यूम में डाइपोल मोमेंट इतना है और इसका मल्टीपल करा देंगे किससे, इस पूरे वॉल्यूम से। तो ये हो जाएगा, देखिएगा अब यहाँ से। अब इसको लिखने का तरीका देखिए हम किस तरह से लिख रहे हैं, स्मॉल वेक्टर p, ठीक है ना, ये रहा। अब ये रहा वेक्टर p, क्योंकि अब देखिए मैं यहाँ पे किसके थ्रू वेरी कर रहा है, ये स्मॉल p को हम डिफाइन कर रहे हैं और स्मॉल p जो होता है इसके थ्रू चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पे कैपिटल P में जो होता है इस r प्राइम का यूज कर लेंगे। ओके, r प्राइम का यूज कर लेंगे और ये डी टाउ, ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने r प्राइम क्यों लिया, क्योंकि ये जो स्मॉल डाइपोल मोमेंट है ये किसके वजह से चेंज, कहाँ से चेंज हो रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर ये है, ये पोजीशन वेक्टर के अनुसार चेंज होगा। इसलिए हम यानी कि ये कह सकते हैं कि ये p जो होता है या कैपिटल P जो होता है फंक्शन है इसका, और ये किसका, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे। तो इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अब ये यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन वी हैव, हमारे पास क्या हो जाता है, वी हैव, यानी कि डी वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा, इसी की जगह स्मॉल p की जगह पे ये पूरी क्वांटिटी को आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा वेक्टर p, और ये हो जाता है वेक्टर r प्राइम, और ये हो जाता है क्या, अब यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर r प्राइम डी टाउ हो जाएगा डैश, और ये हो जाएगा करली, ये जो था r कैप हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, हाँ ये रहा यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है अच्छे से। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ने जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे देख लीजिएगा ध्यान से, तो यहाँ से ये रहा, ठीक है। अब हम यहाँ पे काम करेंगे, तो यहाँ से देखते हैं नाउ अगर मैं बात करूँ द टोटल पोटेंशियल की बात करें, तो फिजिक्स में एक काम क्या करते हैं, जब भी टोटल निकालना होता है हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट, अब जो कि v, अब v को हम किसके थ्रू चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो v पोटेंशियल हमें निकालना किस पे है, इस पॉइंट p पे, और ये पॉइंट p किसके थ्रू चेंज हो रहा है, इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर r है। तो v कैपिटल V निकालना है हमें इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r है, इसलिए हम यहाँ ये वाला r कैप लेके चलेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा ऐसे, क्योंकि हम वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ वॉल्यूम का साइन लगा देंगे, और ये हो जाएगा वेक्टर p, और ये हो जाएगा वेक्टर r प्राइम, और ये हो जाएगा क्या, इसको ऐसे अरेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, ये ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टाउ डैश। ये रहा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना, ये रहा इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब हम जानते हैं क्या कि एक चीज़ हम जानते हैं, देखिएगा थोड़ा सा, डेल 1/r को हम लिख सकते हैं इस तरह से r, और ये हो जाएगा r स्क्वायर, इसको हम इस तरह से बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका प्रूफ जो होता है मैं नहीं करवाऊंगा, आपका अगले जो ग्राफिक्स का बुक्स है उसमें प्रूफ इसका दिया हुआ है, आप लिख लीजिएगा। यानी कि अगर इस तरह से है कोई वेक्टर, यानी कि डेल 1/r है, तो इसको हम इस तरह से प्लेस्ड कर सकते हैं। इसका प्रूफ भी बिल्कुल सिंपल है, हम लोग देख सकते हैं क्या कि मान लीजिए ये, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये r डैश रहा, और ये यहाँ पे जो है हमारा क्या रहा, ये वेक्टर r रहा। प्रीवियस देखिए, जहाँ भी अगर वेक्टर में दिक्कत हो तो आप सिंपल सी बात है वेक्टर एडिशन लॉ लगा सकते हैं, जो ट्रायंगुलर लॉ है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इसको, तो देखिए ये इधर गया, एक वेक्टर इधर गया, और ये जो होता है इसके गया, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, r ये डैश इज इक्वल टू क्या, मैं लिख सकता हूँ r डैश प्लस r डैश प्लस, और ये हो जाएगा ये करली r, और ये हो जाएगा कैपिटल R। इसको ज़रा सॉल्व करना चाहें, इस r को निकालना चाहें, तो ये क्या हो जाएगा, r हो जाएगा
और ये हो जाएगा माइनस आर प्राइम हो जाएगा, ठीक है। और इसका मॉडुलस अगर मैं लेना चाहूँ तो मॉडुलस लूँगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे आर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का आर कैप हो जाएगा, ठीक। इस तरह से अब हम करेंगे क्या, इसके साथ हम ना डेल का कंसेप्ट लगा देते हैं, यानी कि ये डाइवर्जेंस इसका ले लेते हैं। तो डाइवर्जेंस लेंगे तो 1 इसका डाइवर्जेंस लेंगे, इसका डाइवर्जेंस ले लेते हैं। तो इसका जब हम डाइवर्जेंस लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये ऐसे करके ये है और ये यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके ये है, तो इसका डाइवर्जेंस ले लेंगे। तो इसका डाइवर्जेंस लेंगे तो 1 यही आ जाएगा, ये आर और ये माइनस का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट ही कर रहे हैं इसको। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ये ऐसे 1 आ जाएगा और ये 1 बार में जाएगा और इसका हम आर प्राइम ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी ये हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड है तो इस मैग्नीट्यूड को आर स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको ऐसे करके, क्लियर है। और यही तो है हमारी आर करके, इसका मैग्नीट्यूड ही तो है, इसका मैग्नीट्यूड तो यही है, इसी तरह से लिखते हैं। चूँकि ये प्राइम है, प्राइम से चेंज होता है इसलिए मैंने इसको प्राइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो नाउ अब मैं लिख सकता हूँ, नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 बिकम्स क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, v और ये हो जाएगा क्या, r, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन, ये वाला साइन तो अपने जगह पे रहेगा, देखिएगा वेक्टर p और ये हो जाएगा क्या, ये r प्राइम डैश हो जाएगा। लेकिन अब इसके जगह पे ये देखिएगा ये कैप है और ये यानी कि r कैप बटे आर स्क्वायर, यानी कि r कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस तरह से। तो इसके जगह पे यानी कि इस पूरे टर्म्स के जगह पे, इस पूरे टर्म के जगह पे हम ये वाला फार्मूला, ये वाला है ना, ये पूरा मिल रहा है तो इसके जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट और ये हो जाएगा डेल प्राइम और ये वही 1/r और ये क्या हो जाएगा डी टाउ डैश हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो फ्रॉम डाइवर्जेंस थ्योरम, तो क्या करेंगे, फ्रॉम डाइवर्जेंस थ्योरम की बात करते हैं। डाइवर्जेंस थ्योरम कहता क्या है, अगर मान लीजिए कोई डेल है और ये एफ वेक्टर है इस तरह से, जहाँ एफ जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, एफ एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये एफ आगे आ जाता है और ये डेल डॉट ए बन जाती है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, और प्लस में ये ए हो जाता है और यहाँ पे जो होता है इस तरीके से ऐसे करके ऐसे निकल जाता है। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ, दिस इज़ द डाइवर्जेंस थ्योरम है। तो डाइवर्जेंस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए, अगर मैं इस डेल और इस स्केलर के जगह पे 1/r रखूँ और यहाँ पे मैं p रख लूँ, थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखिएगा, इस तरह से अगर कर लूँ यहाँ पे इस तरह से, तो ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो f आया तो f के जगह पे 1/r है तो 1/r बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, ये बच जाएगा और ये डॉट का क्या हो जाएगा, ये a के जगह पे क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। क्लियर है अभी इतना, ठीक है, इतना भी क्लियर है। और प्लस में अब क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ पे a था तो a बाहर आया तो इसके जगह पे p बाहर आ जाएगा, तो ये वेक्टर p हो जाएगा और ये डॉट हो जाएगा और ये हो जाएगा और ये स्केलर f है तो f के जगह पे क्या ले रहे हैं, 1/r ले रहे हैं। चूँकि अब देखिए इसको अगर मैं बात करूँ, चूँकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमें एक्चुअल में इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, ध्यान दीजिएगा, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है ना इसकी, इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ की वैल्यू हमें निकालनी है। हमको वैल्यू निकालनी है इस चीज़ की, इसकी वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये फार्मूला अगर देखा जाए तो p है, यानी कि p डॉट और ये वेक्टर फॉर्म में देख रहे हैं, क्योंकि ये प्राइम है तो आप प्राइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्राइम ले लीजिए। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ और ये इस तरह से हो जाएगा, देखिएगा ये 1/r और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर करेंगे तो इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा डेल प्राइम और ये हो जाएगा 1/r और ये हो जाएगा वेक्टर p और यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस 1/r और ये हो जाएगा डेल प्राइम और ये हो जाएगा वेक्टर p। इस तरह से ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसके जगह पे, अब देखिएगा इसके जगह पे, यानी कि ये वाला जो फार्मूला देखिए ध्यान से,
और इतना देखिए मैच कर रहा है। बस यहाँ क्या है, आर प्राइम है, यहाँ भी आप आर प्राइम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए ये दोनों मिल रहे हैं, आपस में मैच कर रहा है ना। तो इसके जगह पे अब ये मैं पूरा पुट करूँगा। तो इक्वेशन 4 बिकम्स, तो इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, ध्यान देखिएगा, इक्वेशन 4 बिकम्स। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा देर के लिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो इक्वेशन 4 बिकम्स क्या हो जाएगा, फी, और ये हो जाएगा कर्ली आर। तो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा इस तरीके से इंटीग्रेशन भी, ध्यान दीजिएगा, और ये हो जाएगा ये डैश, और ये हो जाएगा 1/r वेक्टर p, यहाँ पे ऐसे हो गया, और माइनस का 1/r हो गया, और ये हो जाएगा क्या, डेल प्राइम, और ये हो जाएगा डॉट वेक्टर p हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे लग गया डी टाउ। ठीक है, अभी इतना समझ में आया। फिर आगे बढ़ते थोड़ा सा इसमें अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद हमारा देखेंगे कुछ चीज़ निकलेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वो हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस टाइप का क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए v, और ये हो जाएगा, इसको मैं लिख रहा हूँ डेल प्राइम, और ये हो जाएगा क्या 1/r वेक्टर p जो हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इसको मैंने डी टाउ के साथ लिख दिया डैश, और ये माइनस का फिर से इंटीग्रेशन को मैंने सेपरेट कर दिया, बांट दिया, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिया। तो 1/r यहाँ पे लिख लिया, और इसको मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, ये ऐसे रहा, और ये हो जाएगा प्राइम, और ये डॉट वेक्टर p हो गया, और ये हो जाएगा क्या, डी टाउ प्राइम हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना। अभी तक आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे इसको थोड़ा सा पेज चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इसको आगे देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल, और अपना हैंड रिटेन आप नोट्स बना सकते हैं इससे, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो यहाँ तक का आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का, ओके, यहाँ से यहाँ तक का आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे मैं क्या करूँगा, आगे मैं इसको पेज को चेंज करूँगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी देखिए, अब देखिए अभी तक हम पहुँचे कहाँ पे थे, यानी कि हम लोग कहाँ तक कर चुके थे, यानी कि वेक्टर v, और ये होता है r प्राइम, और ये यहाँ तक हम पहुँच चुके थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये यहाँ था ये v, और ये क्या हो जाता था डेल, और ये हो जाएगा प्राइम, और ये हो गया था 1/r वेक्टर p, और ये हो जाएगा क्या डी टाउ डैश बन रहा था, और माइनस का, और ये हो जाएगा v इंटीग्रेशन तो वॉल्यूम अलॉन्ग द वॉल्यूम, और ये हो जाएगा ऐसे। यहाँ देखिए अभी तक हम यहाँ तक आ चुके थे, बिल्कुल एकदम बहुत आसान डेरिवेशन है, बिल्कुल आराम से, कोई बहुत बड़ा कठिन नहीं है, एकदम आप आराम से कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, एकदम अच्छे से आप कर सकते हैं। वीडियो अगर एक बार और देखना पड़े अब देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो कंसेप्ट आएगा ना, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये डेल प्राइम हो गया, और इसको वेक्टर p, और ये डिवाइडेड बाई r। ठीक है ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा क्या डी टाउ है। ठीक है ना, डी टाउ है, और यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा आपका फिर से अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सारे मैंने टर्म को अलग अलग कर दिए हैं, वेक्टर v हो जाएगा, और 1/r हो जाएगा, और इसको भी इस तरह से p, और ये हो जाएगा क्या डी टाउ डैश हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब फिर से हम एक डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे, बाय डाइवर्जेंस थ्योरम हम जानते क्या हैं कि अगर मान लीजिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल ए अगर इस तरह से है, ये डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है कि डाइवर्जेंस अलॉन्ग द जो वॉल्यूम होता है वो ये सरफेस एरिया में इसको कन्वर्ट कर देता है। देखिएगा इस तरीके से ये हो जाता है। दिस इज अनदर डाइवर्जेंस थ्योरम, अनदर फॉर्म ऑफ द डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इस अगर थ्योरम को इसमें अप्लाई करें तो ये देखिए किस तरह से हो जाएगा, ये वेक्टर r, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जस्ट ये वाला आइडेंटिकल चीज़ें बन रही कि नहीं बन रही, यहाँ पे आइडेंटिकल चीज़ें। तो यहाँ पे ए हो गया, तो इसको आप क्लोज्ड कह देंगे, चूँकि एरियल इंटीग्रेशन, ये क्लोज्ड एरियल इंटीग्रेशन, इसलिए यहाँ सरफेस का हम यूज करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर पी हो जाएगा और ये हो जाएगा आर, और डॉट में क्या हो जाएगा एन कैप। एन कैप क्या होता है, एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डी ए डैश करेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हम डैश के प्राइम के अलॉन्ग चल रहे हैं, इसलिए प्राइम करके चलेंगे। ओके, तो चलिए क्लियर है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो होता है, फिर से मैंने वही कॉमन ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस में, और नहीं तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको इसमें अप्लाई करा दें, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया आपका भी, और ये माइनस का, और ये माइनस का डेल, क्योंकि देखिए अब ये जो माइनस साइन मैंने इधर अंदर कॉमन ले लिया है, जब माइनस साइन अंदर कॉमन ले लेंगे ना तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्लियर है। और ये डॉट पी जो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो गया, और ये डी टाउ है, जैसे, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ये टर्मोलॉजी कुछ कहती हैं अपने आप में खुद, ये टर्मोलॉजी जो है अपने आप में कुछ कहती हैं। अगर इस टर्म को आप ध्यान से देखेंगे, इस टर्म को, तो ये होता क्या, ध्यान से देखिए। अगर मैं लिखना चाहूँ इसको v को, तो इस तरह से लिख सकता हूँ, देखिएगा कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्लोज्ड एरियल इंटीग्रेशन हो गया, और ये हो जाएगा, ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और ये इसके अलॉन्ग चेंज हो रहा है, और ये आर और डी, ये इस तरह से लिख सकते हैं। और भी क्या लिख सकते हैं, या और भी लिख सकते हैं इस तरह से v, और ये रहा r, और इसको हम लिख सकते हैं ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और ये रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, किसके थ्रू चेंज हो रहा है, r के थ्रू चेंज हो रहा है, और ये क्या रहा, r रहा, और ये डी टाउ रहा। तो आप देख सकिए कि ये जो फॉर्म है, ये जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के वजह से जो वॉल्यूम है, ये पोटेंशियल है, और ये जो था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से पोटेंशियल निकल के आ रहा है। अब देखिए ये वाला फार्मूला देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, देखिए सर क्या है ये, यहाँ पे क्लोज्ड एरियल इंटीग्रेशन है, यहाँ पे भी क्लोज्ड एरियल इंटीग्रेशन है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, यानी कि ये जो टर्म है और ये टर्म दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये निकल के आता है कि ये सिग्मा जो बराबर है हमारा क्या, ये जो सिग्मा है, इसको अगर मैं बात करूं तो इससे अगर तुलना करने पे हमको ये मिलता है कि ये जो हमारा सिग्मा है, ये जो सिग्मा वो बराबर हो जा रहा है किसके, सिग्मा जो बराबर हो रहा है वेक्टर, ध्यान समझिएगा, वेक्टर p डॉट एन कैप के बराबर हो रहा है कि नहीं बराबर, खुद देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में बराबर है ना, तो नीचे का टर्म ये देखिए ये बराबर हो जा रहा है, यानी कि ये सिग्मा जो था इसके बराबर है, ठीक है। और दूसरी बात करें थोड़ी देर के लिए, इसकी बात कर ले, यानी कि ये रो किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे देखिए r बराबर है, ये टाउ बराबर है, इंटीग्रेशन बराबर है, तो ये वाला टर्म किसके बराबर आ रहा है, ये वाला टर्म, सर ध्यान दीजिएगा, ये वाले टर्म्स को बात करें, इस वाले टर्म्स को ये इसके बराबर है, यानी कि ये जो हमारा रो आ रहा है, ये रो बराबर है माइनस, और ये हो जाएगा वेक्टर पी के। इसका मतलब ये आया कि ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसको हम कहेंगे बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। ध्यान से समझिएगा, एक नया कंसेप्ट आ गया, यहीं से आपका कंसेप्ट आता है बाउंड चार्ज का, यहीं से कंसेप्ट क्या आ जाता है, बाउंड चार्ज का, इसलिए इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी वी लिख देते हैं, तो यहाँ से हमारा निकल के आया बाउंड चार्ज। तो अगर हम देखें थोड़ी देर के लिए पोटेंशियल के लिए, तो यहाँ पे मैं वेक्टर पी डॉट एन कैप, ध्यान से देखिएगा, एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा बी, दैट इज द सरफेस बाउंड चार्ज है ये, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डेल डॉट पी जो होता है, ये रो बी है, और इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम बाउंड चार्ज है,
ठीक है, क्लियर। और इसको ये जो फॉर्म है, ये जो हमारा पोटेंशियल निकल के आया है, इसको आप और अच्छे से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो ये v और ये हो जाएगा क्या, r के अलॉन्ग चेंज हो रहा है, r इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं 1/4πε0, या मैं आगे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ इसको, 1/ε0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा इस तरह से सिग्मा b/r, और ये हो जाएगा क्या, TA सरफेस के अलॉन्ग चेंज हो रहा है, ये सरफेस इंटीग्रल हो गया, और 1/4πε0, और ये हो जाएगा आपका क्या, वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो बी, यानी कि क्या है, वॉल्यूम बाउंड चार्ज है रो बी, और ये r हो जाएगा, और इसे कहेंगे डी टाउ। ये होता है आपका पोलराइज्ड के लिए, पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट के लिए जो होता है, पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट की वजह से पोटेंशियल ये चीज़ें होती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, और इसका हैंड रिटन नोट बनाने का प्रयास कीजिए। आगे हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन जब करेंगे बाउंड चार्ज का, वहाँ से क्वेश्चन हमारे यूनिवर्सिटी में ज़्यादा पूछा गया है, उसको मतलब एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आप उसको समझ रहे हैं अच्छे से तो इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो वो अदरवाइज वो नहीं समझ में आएगा। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर मैं उसको आगे बात करूँगा। क्लियर है अभी? तो आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि कि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए। तो अभी के लिए मैं यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।